हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने जा रहे हैं ईवीएस की क्लास 1 to 5th के लिए। और सीटेट में ईवीएस आपको पता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप ईवीएस में अच्छे स्कोर गेन कर पाते हैं तो टोटल आपका ओवरऑल सीटेट में अच्छा स्कोर हो जाता है। और यहाँ पर जो आता है ईवीएस बहुत सिंपल आता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ईवीएस में, ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। देर न करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी बाकी सारी वीडियो देखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बावड़ी के बारे में बात हो रही है और नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ये एकदम राइट बात है, ये वर्षा रहित क्षेत्रों में ही बनाए जाते हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। ये हाँ, पारंपरिक प्राचीन प्रणाली होती है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। जी हाँ, ये किसी की पर्सनल नहीं होती, ये सभी के लिए होती है। सामुदायिक रूप में इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बावड़ियों में सीढ़ियाँ जो हैं ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों के द्वारा नीचे पानी तक जाने की कोई अनुमति नहीं मिलती है। तो ये बात तो हो जाएगी यहाँ पर रॉन्ग। अनुमति नहीं होती। अनुमति होती है तभी लोग इसी को बनाते हैं, बावड़ियों को। राजस्थान वाली एरिया में बावड़ियाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ पर ऐसा होता है पानी बहुत नीचे गहराई में होता है, तो उसके लिए यहाँ पर बावड़ियाँ बनाई जाती हैं, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, जिससे कि पानी के तल तक पहुँचा जा सके और अब पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। और जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं क्या इनमें दिया हुआ है। ए और सी सही है, ए और डी सही है, बी सी और डी सही है, ए बी और सी सही है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ए बी और सी सही है। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं सही हैं। जो लास्ट वाला ऑप्शन डी दिया हुआ है वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह क्या कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। विस्थापन तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए होता है, वापस लौटने के लिए नहीं होता। तो जो ऑप्शन ए है वो तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या दिया है। स्थानांतरण बोला जाता है इसको, या स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को ही बोलते हैं, प्रत्यावर्तन बोलते हैं, या प्रवास बोलते हैं। इसको बोला जाता है प्रत्यावर्तन। लौटकर पुनः उसी स्थान पर आ जाना जहाँ से आप गए थे, या वहीं पर आकर बस जाना जहाँ से आप स्थानांतरित होकर कहीं गए हुए हैं। तो प्रत्यावर्तन होता है वो कि लौटकर अपने पुनः स्थान पर आ जाना। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3 में देख लेते हैं। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं जिसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ। तो ये किसके बारे में बात हो रही है। पहेली दी गई है। इसी तरह के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करवा रही हूँ। देख लेते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या है। कठफोड़वा दिया हुआ है, या कलचिड़ी दी हुई है, शक्कर खोरा है, या फाख्ता है। तो जी हाँ, ये होता है कठफोड़वा। शायद आपने देखा भी होगा, जिसकी लंबी सी चोंच होती है और ये चोंच से बाहर कर करके पेड़ के तने में जो है छेद बनाता है और उसी में रहता है। इसको कठफोड़वा बोला जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4 में देख लेते क्या दिया है। बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया है मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल और जून होता है। ये यहाँ पर गलत बात है। ये जो टाइम होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अक्टूबर का टाइम होता है। अक्टूबर और नवंबर वाला जो टाइम होता है, अक्टूबर और नवंबर वाला जो टाइम होता है वो यहाँ पर होता है मधुमक्खी पालन के लिए सर्वोत्तम समय, और ये दिसंबर तक चलता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं क्या दिया है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मधुमक्खी के छत्ते में जो है एक रानी मक्खी होती है, मादा मक्खी बोलते हैं उसको, जो अंडे देने का ही काम करती है। ऑप्शन देख लेते हैं सी में क्या दिया हुआ है। सी देखते हैं। सी में दिया हुआ है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं और ये श्रमिक के रूप में काम करती है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती है, ये बात तो सही है, पर ये जो है श्रमिक के रूप में कार्य नहीं करती हैं। तो इसलिए पॉइंट सी गलत हो जाएगा। डी में देख लेते हैं। मादा मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं और फूलों का रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। ये बात एकदम सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं नीचे। ए बी सी डी, या बी और डी,
केवल ए और सी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एकदम सुटेबल आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो है वो है बी और डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5 में दिया हुआ है महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकदमे की क्या भूमिका होती है। गन्ने का खेत है महाराष्ट्र के गांव में, उसमें मुकदमे शब्द की क्या भूमिका हो रही है, तो ये पूछा जा रहा है। वहाँ एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध करवाता है, ये बात नहीं है। वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बांटता है, राशन बांटने का काम नहीं हो रहा है, गन्ने के बारे में बात हो रही है। वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि की सुविधाओं का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। वह एक एजेंट है जो धन उधार देता है तथा प्रत्येक परिवार के लिए गए ऋण का विवरण देता है। क्या करता है कि कितने परिवार ने कितना ऋण लिया है, किस परिवार के पास क्या ऋण गया है, वो उसका विवरण रखता है और धन उधार भी देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्यों हो जाता है खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का, तो हमें ये देखना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी हो जाता है, ये गलत है ऑप्शन। अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का होता है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है आसानी से, ये भी गलत है। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, ये सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। खाद्य पदार्थ में क्या होता है, एमिनो एसिड होते हैं और इसमें क्या होता है, क्षीण जो होते हैं, क्षीण होते हैं रासायनिक बंध। किस किस के रासायनिक बंध बनते हैं यहाँ पर रासायनिक बनता है कैसा, CO और OH जो समूह होता है, इनके बीच जो बंध बनते हैं, CO और H के बीच में जो समूह बनते हैं इसको कहते हैं हम पेप्टाइड बंध, ठीक है। और पेप्टाइड बंध क्षीण होते हैं और इन्हीं की वजह से इनका क्या हो जाता है, कलर बैंगनी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है राजू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है। राजू क्या बोलता है कि उसकी मांसपेशी कमजोर है और उससे बहुत कम काम होता है, उसे अभाव हो सकता है। उसमें किस विटामिन की कमी है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विटामिन देख लेते हैं क्या दिया, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और ये विटामिन बी। तो जो विटामिन V1 होता है उसी की वजह से हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाती है, हमारी शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो वैसे यहाँ पर राइट ऑप्शन जो आएगा वो डी हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से शरीर की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8। पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग था। पोचमपल्ली वाला जो जिला है ये किस राज्य का भाग था, हमें ये बताना है। चलिए आते हैं इसके ऑप्शंस पर, देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तेलंगाना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनना है। पेट्रोलियम उत्पादक युगल हमें बताने हैं कौन कौन से होते हैं। चलिए दिया हुआ है असम और राजस्थान, बिहार और बॉम्बे हाई, गुजरात और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, असम और राजस्थान। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों का जो युगल है यहाँ पर असम और राजस्थान है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है 10। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो क्या कहलाता है। अगर कोई जीव है और वो पर्यावरण में देख रहा है कि परिवर्तन हो रहे हैं कुछ, तो वो है अपने शरीर को भी उसी के अकॉर्डिंग बना लेता है, अपने अंदर भी छोटे छोटे परिवर्तन कर लेता है अपने शरीर में। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, पर्या अनुकूलन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, अभिग्रहण कहते हैं, समायोजन कहते हैं। समायोजन नहीं होता है, अभिग्रहण कुछ गहर नहीं हो रहा है यहाँ पर, अनुकूलन अनुकूलित नहीं हो रहा। अनुकूलित होता तो परिवर्तन की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर पर्यावरण के अकॉर्डिंग कोई अनुकूलन हो रहा है तो उसको पर्या अनुकूलन बोला जाता है। कोई बदलाव हो रहा है तो वह होता है पर्या अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस परियोजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है कि सक्रिय अधिगम हो रहा है, यह कौन सी परियोजना होती है। तो यहाँ पर बात बच्चे के बारे में ही हो रही है कि बच्चा सक्रिय अधिगम करता है, इसकी पहचान कैसे होती है।
स्वयं पठन, समस्या समाधान और परिचर्चा से। उपलब्धि का परीक्षण, तो उपलब्धि का परीक्षण बच्चे तो नहीं करते हैं, टीचर ही करते हैं। श्यामपट्ट से नोट लिखना, यहाँ तो क्या हो गया, नकल करना जैसा हो गया कि नकल कर रहा है, जो लिख के दे दिया वही लिख रहा है, तो यहाँ पे तो कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। संचरित अधिगम, अनुभव देना, यहाँ पर कोई सक्रियता नहीं है। अनुभव टीचर दे रहा है, बच्चे नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे परफेक्ट बैठता है आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं पठन और समस्या समाधान और परिचर्चा। समस्या का समाधान करना, खुद से पढ़ना, चीज़ों को करना और परिचर्चा करना, एक ग्रुप में बैठ के डिस्कस करना, समूह में बातें करना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 पर। जब विद्यार्थी को उनकी गति से सीखने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का यह उपागम कहलाता है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में जस्ट हमने यही बात की है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, अनुकूली अधिगम, सक्रिय अधिगम या निष्क्रिय अधिगम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम में ही स्वतंत्रता होती है और बच्चा अपनी गति से सीखता है। तो चलिए यहाँ सक्रिय अधिगम की बात हो रही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में देखिए क्या दिया हुआ है। कक्षा 5 के विद्यार्थी को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण को प्रोत्साहित करेगी, इंक्वायरी को प्रोत्साहित करेगी कि बच्चा उसकी खोज कर सके, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न आवासों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहा जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि आप विभिन्न शहरों के आवासों के घर की किस तरह के घर वहाँ बनाए जाते हैं, गाँव में, शहरों में, उनकी फ़ोटो इकट्ठा कीजिए। विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों के चित्र इकट्ठा करने के लिए कहेंगे। तो पशुओं के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे, ये भी बात नहीं हो रही है। विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी भ्रमण करेंगे समुदाय में अपने और बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे घर देखे हैं, तो उनसे कहेंगे कि उसका वर्णन वो करें, अपने शब्दों में लिखें या बोल कर बताएं। तो अगर वो वर्णन करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा सुटेबल बात हो जाएगी। यहाँ पर बच्चे प्रोत्साहित होंगे कि उन्हें भ्रमण करने के लिए मिल रहा है, घूमने के लिए मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो यही चीज़ हो जाएगी, उनको घूमना मिल रहा है और साथ साथ उनकी पढ़ाई भी हो रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 14 में देख लेते हैं। बात हो रही है यहाँ पर प्राथमिक कक्षा की। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। हम प्राथमिक कक्षा में की बात कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी लेवल, छोटे बच्चे। सुसज्जित प्रयोगशाला, तो छोटे बच्चे प्रयोगशाला का काम नहीं करते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गलत। देखते हैं सेकंड में क्या दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ है संसाधन कक्ष, एक कक्ष है जिसमें संसाधन रखे हुए हैं। सी, स्थानीय संसाधन रखे हुए हैं। आसानी से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करने वाले प्रयोग, आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। तो ऐसे प्रयोग तो बच्चे करेंगे ही नहीं, बात हो रही है प्राइमरी लेवल की, तो छोटे बच्चों को प्रयोग से कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे संसाधन का प्रयोग किया जाए जो स्थानीय हो, जो बच्चे जिनसे पहले से भी परिचित हों और जिनको देखकर वह अपने नए ज्ञान को भी जोड़ सकें कि जो हमने घर पे देखा है, जो हमने आसपास में देखा, टीचर जो बता रही है ये उससे संबंधित है या नहीं। अगर संबंधित है तो बच्चे इजीली सीख जाएंगे। इसलिए स्थानीय संसाधन की मदद लेकर ही पर्यावरण शिक्षण प्राइमरी लेवल पर अच्छे से किया जा सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थी केंद्रित कार्यक्रम की बात हो रही है यहाँ पर। व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि जो होती है वो टीचर करता है, वो बच्चे नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। श्रुत लेखन, श्रुत लेखन में यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी केंद्रित बात नहीं हो रही है। व्याख्यान एवं श्रुत लेखन, तो दोनों ऑप्शन ऊपर गलत हैं, तो तीसरा सी भी गलत हो जाएगा। देख लेते हैं डी में क्या दिया है। डी में दिया हुआ है तो प्रयोजन विधि ही सबसे सुटेबल आंसर है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको प्रोजेक्ट विधि भी बोला जाता है। प्रयोजन विधि को प्रोजेक्ट मेथड भी इसको बोलते हैं। और प्रोजेक्ट मेथड जो किसने दिया था, ये किसने दिया था, ये दिया था किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रयोजन विधि हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16 में देख लेते हैं। इंदिरा को यह समझाने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वह बेहतर तरीके से समझ सके। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। सांप के काटने का इलाज कैसे किया जाता है, पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें। ऑप्शन बी में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है, यहाँ पर सांप लिखा हुआ है। सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है,
इसके बारे में यह समझाना कि सपेरे को आमंत्रित करे, सपेरा आए और उसको बताए कि सांप के जहर से कैसे दवाई बनाते हैं। शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए। अगर व्याख्या से समझ में आना होता तो पहले ही आ गया होता, तो ये गलत हो जाएगा। और सपेरे को बुलाकर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो भी कोई एक प्रमाणिक तरीका नहीं हो जाता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर। सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो का प्रस्तुतिकरण करे, उस चीज़ के बारे में वीडियो दिखाई जाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए और डी, ये दोनों चीज़ें सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए डी, बी सी, ए बी और बी डी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है, ए और डी। उनको क्या करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए जो सांप के जहर का इलाज कैसे होता है सांप के काटने के बाद वो बच्चों को समझा सके, बता सके। बच्चे डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, जानते हैं, तो बच्चे बात को मानेंगे। और क्या करना चाहिए, जो सांप का जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है इसके बारे में अगर कोई वीडियो उनको मिल जाती है तो उसका प्रस्तुतिकरण क्लास में उनको दिखाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे वीडियो को देखकर जल्दी समझ जाएंगे और सही से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और डी हो जाएंगे राइट। सही है। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो देखिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो हमें मोटिवेट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।